हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं उसको फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जल्दी से आज के सेशन की तरफ में लेकर चलता हूँ। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों का यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसे ही हम लोगों ने सेशन स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ गए हैं। करीब 800 के करीब लोग जुड़ चुके हैं और 500 के करीब जो है आप लोगों ने यहाँ पर सेशन को लाइक्स भी कर दिए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स, इतना ज्यादा जो है अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि आज 9 बजे, कितने लोगों को पता है कि आज 9 बजे आप लोगों की टॉप 100 क्वेश्चंस की क्लास होने वाली है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करके जल्दी से बता देंगे सभी के सभी लोग। कितने लोगों को पता है आज 9 बजे? ठीक है, सब कुछ तैयार रहना, खाना जल्दी से बना लेना। ठीक है, खाना परोस भी देना ताकि 9 बजे क्लास में आ जाओ, क्योंकि यहां केवल 100 क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं। यहां पर मैं 100 क्वेश्चन के साथ में 50 रिवीजन क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। ताबड़तोड़ आप लोगों ने आंसर देना है। इससे क्या होगा, ये जो न्यू वाले जो एनसीईआरटी बेस्ड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन है आप लोगों के, उनकी आपकी रिवीजन आज के आज हो जानी चाहिए। आज के आज हो जानी चाहिए आप लोगों की रिवीजन, क्योंकि 100 क्वेश्चन के बाद में 50 रिवीजन के क्वेश्चन, और उसके बाद में जो है फ्रेंड, जो बच्चा पूरा लाइव सेशन देखेगा उसके लिए टेस्ट भी है। तो क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को यहां पर मैं टेस्ट दूंगा ताकि आप सभी के सभी लोग उस टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट करके देख सके कि कितना आप लोग स्कोर कर रहे हो, कितना आप लोगों ने याद रखा हुआ है। तो आपके लिए तो पूरा इंतजाम कर दिया है, पूरा का पूरा थाली में परोस के आपको दे रहा हूं कि भाई 100 क्वेश्चन भी करा रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में 50 रिवीजन के क्वेश्चन भी करा रहा हूं, उसके बाद में टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जानी नहीं चाहिए आप लोगों के हाथ से। बेहतरीन तरीके से जो है पढ़ाई करनी है। पूरा सभी के सभी बच्चे जो है 9 बजे तुरंत आ जाएंगे यहां पर में। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का भारत के विभाजन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, स्पेशली एसएटवी बीपीएससी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो आप लोग देखिए यहां पर में, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी राजगोपालाचारी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। भारत के जो हमारा जब ये हुआ था, हमारे भारत का बंटवारा हुआ था या स्वतंत्रता मिली थी, उस समय में भारत के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने, 1940 से लेकर, ठीक है, 1946 तक, 1946 तक, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ये क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 साल तक अध्यक्ष थे। फिर 1946 में बनते हैं जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, और 1947 के अंदर में कोई इलेक्शन होता ही नहीं है। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, दोनों ही चीजें मैं आपको बता दूं, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा भी दूंगा रात वाली क्लास के अंदर में भी कि किस तरीके से भारत के बंटवारे के समय पूछा गया था। तो 1946 में जेबी कृपलानी थे। फिर बाद में 1948 में, ठीक है, 1948 में जयपुर में अधिवेशन होता है और पत्ताबी सीतारामैया जो है वो अध्यक्ष बनते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि अगर भारत की आजादी के बाद पहला इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार जब इलेक्शन हुए तब कौन बना था? फर्स्ट सेशन कब हुआ था? तो 1948 में जयपुर में हुआ था, जिसमें पत्ताबी सीतारामैया अध्यक्ष बने थे। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज यहां पर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट वाला आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन, ध्यान से समझिए आप लोग। मैं आज रात में आप लोगों को जो है पूरी की पूरी करवाने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कल मैं आपको जो है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स भी करवाने वाला हूं इसी तरीके से। अगर आज का सेशन हिट रहता है, आप लोगों ने बढ़िया से प्रतिसाद दिया, 5000 बच्चे लाइव रहते हैं, तो मैं कल आप लोगों को करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा, पूरा का पूरा 6 महीने का करंट अफेयर्स। ठीक है, और आप लोग कहोगे तो फ्रेंड्स बिहार का स्पेशल वाला भी उसमें जोड़ देंगे। जनवरी 2024 में, ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। ठीक है, सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? और ये लगातार वही शहर जो है वो जीत रहा है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, तो यहां पर मैं इंदौर, सूरत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं आंसर कितने लोग कर पाते हैं। यहां पर में पोल भी आना स्टार्ट हो गया है फ्रेंड्स। सी आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोगों का आंसर ए है। ठीक है, ए और सी के बीच में टाई, और यहां पर में ए जो है वो जीत गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एंड बी दोनों।
ध्यान से समझिए कैसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। देखिए 2016 में पहली बार हुआ था ये, ठीक है, 2016 में पहला स्वच्छ सर्वेक्षण। प्रतिस्पर्धा, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना। तो फ्रेंड्स 2016 के अंदर में ये किया गया कि कौन सा शहर ज्यादा साफ है, कौन सा राज्य ज्यादा साफ है। तो इस बार 2023 वाला जो था आप लोगों का 8वें नंबर का संस्करण था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा था, 8वें नंबर का था। कब पहली बार आया था, 2016 में। कौन सा मंत्रालय इसको रिलीज करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों के 1900 के करीब लोग देख रहे हैं, 1000 लाइक्स, 1000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स आप लोगों ने दोनों नंबर को 3000 के पार पहुंचाने हैं, ठीक है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है इसको निकालता है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है। सारे के सारे इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब ध्यान से समझना, अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर मैं जहां पर मैं क्वेश्चन बनने वाला है, ये आप लोगों का जॉब लगा सकने वाला क्वेश्चन है। सबसे स्वच्छ शहर, हमेशा पहले अकेला इंदौर रहता था मध्य प्रदेश का, इस बार सूरत भी पहले नंबर पे आया है, फर्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर पे, और ये भी पहले नंबर पे है। तो पहले नंबर पे दो शहर है, इंदौर और सूरत, ठीक है, गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का इंदौर। अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर अब करो, जितने भी लोगों का गलत हुआ था आप कमेंट में सभी लोग आंसर करेंगे यहां पर में, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में अब आंसर क्या होगा। आप तो पता चल गया ना, देखो इंदौर भी है फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश का, और सूरत भी है फर्स्ट नंबर पे, है ना। तो दोनों के दोनों हैं, तो आंसर ए एंड बी दोनों हो जाएगा यहां पर में। इस तरीके से आपको करना था, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। और एक्स्ट्रा जानकारी दूं, कितने लोग चाहते हैं इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, वो मेरे को हाथ ऊपर करके बता देंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरीके से आगे आप लोगों को सेशन को लीड करना है, कैसे आप लोगों के सेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। 2000 प्लस बच्चे हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, शेयर कर देंगे। जिन बच्चों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ऐसे ही सेशंस के लिए। नाउ फ्रेंड थर्ड नंबर पे नवी मुंबई आता है आपका, महाराष्ट्र का नवी मुंबई, ठीक है, इतना याद रखना है आप लोगों ने। अब देखिए मान लीजिए ये तो हो गए आप लोगों के सबसे स्वच्छ शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है। ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, उनका भी तो अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, अलग से लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर ऐसे शहर पूछ लिया जाए, सबसे स्वच्छ शहर किसको मिला है जिसकी आबादी 1 लाख से कम हो, तो 1 लाख से कम वाली आबादी के लिए हम लोगों ने भी एक लिस्ट अलग बनाई है। सासवड़ नाम की एक जगह है महाराष्ट्र में, सासवड़, ठीक है। पाटन नाम की जगह है छत्तीसगढ़ में, एक पाटन आपका गुजरात में भी मिलेगा, बट ये छत्तीसगढ़ वाला पाटन है, ठीक है। और लोनावाला महाराष्ट्र के अंदर में, ये पहले 3 है जिनकी आबादी 1 लाख से कम है। तो 1 लाख से कम वाले शहरों के अंदर में सासवड़ जो है उसने टॉप किया है। एक बार लिख दो, देखो हो सकता है आप लोगों ने पहली बार नाम सुना हो सासवड़ का, एक बार लिख दो तो आपका माइंड जो है वो एग्जाम में याद कर लेगा, उसको याद आ जाएगा यहां पर में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, सासवड़ महाराष्ट्र। उसके बाद में गंगा के किनारे वाले शहर, ठीक है, तो छोरा गंगा किनारे वाला, तो गंगा किनारे वाला, तो गंगा के किनारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों का सबसे स्वच्छ वाले शहर की सूची में कौन सा आता है ये बताना है आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। गंगा के इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी के सभी लोग जी। तो आंसर जो है फ्रेंड्स वाराणसी हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कंस्टिट्यूएंसी भी है वाराणसी। प्रयागराज को पीछे छोड़ दिया, प्रयागराज हुआ करता था एक समय में, तो अब वाराणसी जो है फ्रेंड्स सबसे स्वच्छ गंगा शहर बन गया है। तो गंगा शहर में स्वच्छ से स्वच्छ वाला गंगा, ठीक है। चलिए प्रयागराज दूसरे नंबर पे है। अच्छा सबसे बेस्ट राज्य कौन सा आया है, राज्य सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, अगर राज्य की बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो वो याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र है और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है। अब क्या क्या हमने देखा, इन सभी पर क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से, कितने लोग चाहते जो जो चीजें बताई उन सभी पर क्वेश्चन बना के लाऊं और सभी पे क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं अगर आप लोग चाहोगे तो, हर एक चीज के ऊपर में। जैसे यहां पर में हमारा 8वें नंबर का संस्करण है, 2016 में पहली बार आया था, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, भारत सरकार का ये इसको जारी करता है। इंदौर और सूरत जो है यहाँ पर में आप लोगों के पहले नंबर पे रहे, नवी मुंबई दूसरे नंबर पे। 1 लाख से कम आबादी वाले सासवड़ महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी। अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों से बोल दिया जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य महाराष्ट्र है, केवल राज्य पूछ लिया जाए तो। चलिए एक क्वेश्चन यहां पर में ऐसा बन जाए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अब देखिए यहां पर में क्या बोला है, सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है, तो सबसे बेस्ट। अब आप लोग आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों की आज मैं फिर से बता दूं, आज 9 बजे हर एक बच्चा, एक बच्चा डॉट 9 बजे लाइव आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो बेहतरीन क्लास मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन है,
100 क्वेश्चन नए वाले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, उन्हीं के एक्सप्लेनेशन पे बेस 50 रिवीजन क्वेश्चन और टेस्ट भी। जो बच्चा लाइव देखेगा पूरा का पूरा सेशन आज 9 बजे वाला, ठीक है, उसको टेस्ट भी मिलने वाली है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से खाना बना लेंगे इस क्लास के बाद में, ठीक है, पति को परोस देंगे। मतलब अगर तुम लोग लड़के हो तो पत्नी को बना के देते होंगे, तो पत्नी को खाना परोस देना, ठीक है, और क्लास देखने आ जाना। चलिए, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का महाराष्ट्र सबसे टॉप के ऊपर में, ए इज द करेक्ट आंसर। 92% लोगों ने सही आंसर दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड्स आप लोगों का जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो और जो क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों के लिए ले लूंगा। यारलुंग सेंगपो रिवर जो है भारत में किस नाम से जानी जाती है? बीपीएससी का क्वेश्चन है यारलुंग सेंगपो। तो यारलुंग सेंगपो जो है फ्रेंड्स ये कहा जाता है आप लोगों का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? कोई भी बच्चा जल्दी से मेरे को उसके ओरिजिन का नाम जल्दी से बना देंगे मुझे यहाँ पर में कि कौन सी जगह से निकलती है आप लोगों की। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर कर देंगे, मैं आप लोगों के कमेंट का यहाँ पर मैं इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी बताइए आप लोग, ब्रह्मपुत्र नदी के सोर्स को, ओरिजिन वाले सोर्स को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के ओरिजिन वाले सोर्स को किस नाम से जाना जाता है, जहां से वो निकलती है? आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आने स्टार्ट हो गए आप लोगों के, ठीक है। जी हाँ, दिहांग नदी के नाम से भी उसको जानते हैं आप लोगों के अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, ठीक है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है नाम यहाँ पर में, चेमा युंगडुंग चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। चेमा युंगडुंग नाम की जगह है, ठीक है, वहां से ये नदी निकलती है, ये आप लोगों ने याद रखना है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग सभी लोग याद रखेंगे, ओके। तिब्बत से निकलती है चेमा युंगडुंग से, चाइना तिब्बत से चेमा युंगडुंग, ये लिखो आप लोग, मानसरोवर के पास में है। राकसताल से, भाई राकसताल से ये निकलती है, सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी जो है ना आप लोगों की, ये राकसताल से निकलती है, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट था। राकसताल किसी ने लिखा, मैंने बता दिया सतलज नदी निकलती है। अभी लिख ही देता हूं यार, नहीं तो पता चले आप लोगों में से, ठीक है, कोई कंफ्यूज हो जाए। राकसताल लिखो, हर कोई बच्चा लिखेगा यहां पर में राकसताल, या इसको राक्षसताल भी बोलते हैं। सतलज नदी, सतलुज नदी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे हर एक बच्चा, ठीक है। 1500 प्लस लाइक्स हो गए, जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स लाइक्स का बटन भी यहां पर दबा देंगे। दोनों का नंबर हम लोगों को 3000 पार पहुंचाना है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन ऑफ द फॉलोइंग हु शूट डेड कर्जन वाइली इन लंदन, आप लोगों को जो है फ्रेंड्स मैंने पिछले वन ऑफ द लेक्चर के अंदर में इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। मैंने आपको बताया कि कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी, ठीक है, इसके बारे में आपको बताया। कर्जन वाइली जो है जो व्यक्ति था, ठीक है, वो इंडियन हाउस के अंदर में रहता था, उसको स्थापना किसने की, वो सारी की चीजें हम लोगों ने देखी थी। तो लंदन में कर्जन वाइली की हत्या, ठीक है, 1909 के अंदर में हुई थी। किसने गोली चलाकर हत्या कर दी थी? तो मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। तो 1909 में लंदन में कर्जन वाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी, ठीक है। ये कहाँ के थे, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, इंडिया हाउस इन लंदन, ये एक जगह है आप लोगों की, इंडिया हाउस, उसको वहां पर में ये रहा करते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। आप लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है, क्वेश्चन कराया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्याम, ठीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये क्वेश्चन भी बनता है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1905 के अंदर में, ठीक है। कब की थी? तो 1905 में इसकी स्थापना की थी लंदन में। बाद में वीर सावरकर ने इसको अपने हाथ में ले लिया था। मदन लाल ढींगरा यहीं पे रहा करते थे, इंडियन हाउस के अंदर में। इंडिया हाउस जो है आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, एक हॉस्टल था, वही के एक छात्र थे ये, ठीक है, और उन्होंने जो है कर्जन वाइली को मार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 1909 में, और उनको 1909 में उनको फांसी भी दे दी गई थी। कर्नल वाइली या कर्जन वाइली, जिसको बोलते कर्नल कर्जन वाइली उनका नाम था पूरा, उनकी हत्या के लिए किसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, ठीक है। अब यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग देखिए, आजीवन कारावास की सजा दी गई, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसको आजीवन कारावास की सजा दी गई इसके अंदर में, इस में। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई थी, उनको मृत्यु दंड दिया गया था, फांसी पे लटका दिया गया था। तो क्वेश्चन ही अपने आप में जो है ये वेग हो जाता है, आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी दी गई थी, ठीक है, फांसी की सजा दे दी गई थी इनको, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ताकि ऐसा कोई कर ना पाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स। मदन लाल ढींगरा जो है, इनको फांसी की सजा हुई थी, ना कि जो है वो हुआ था उनको कारावास। तो आंसर आप लोगों का नन ऑफ द अबव हो जाएगा।
फांसी की सजा हुई थी, आजीवन कारावास बोला उन्होंने। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, उधम सिंह, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं ना, उधम सिंह जो थे उन्होंने माइकल ओ ड्वेयर की हत्या की थी। माइकल ओ ड्वेयर, माइकल ओ ड्वेयर, ठीक है, ड्वेयर ये है माइकल ओ ड्वेयर, उनकी हत्या की थी। कब की थी? 1940 में, ठीक है, 1940 में उधम सिंह ने। और करजन वाइली की हत्या किसने की थी? तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने। तो इन दो पॉइंट्स को प्लीज अच्छे से आप लोग याद रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट। तो प्लीज आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग ध्यान से सुनोगे, सेशन को ध्यान से सुनोगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, तो ऑटोमेटिकली आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व अच्छे से कर पाओगे आप लोग। ओके, फांसी की सजा हुई थी उनको, ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दोनों को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, चाहे उधम सिंह की बात करें, मदन लाल ढींगरा की बात कर ले। भीमबान वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जल्दी बता देंगे आप सभी लोग। 2800 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, 1700 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं, दोनों का नंबर 3000 पार पहुंचाना है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। भीमबान वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है, भीम बांध, ठीक है, कौन से जिले के अंदर में स्थित है? आंसर आप लोगों के आ जाने चाहिए यहां पर में, कमेंट आप लोगों का, पोल भी आ चुका है आप लोगों की तरफ में। वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है, आप सर आपकी क्लास बहुत अच्छी, थैंक यू एमडी अनीस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज रात में 9 बजे सभी लोगों को आ जाना है फ्रेंड्स, ठीक है, 5000 प्लस रहेंगे। कल मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी कराऊंगा सारा का सारा अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका आंसर हो जाएगा यहां पर में नन ऑफ दी अबव, ठीक है। कितने लोगों ने लगाया? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले के अंदर में है, ठीक है, एकदम सटीक आंसर पता होना चाहिए आप लोगों को। मुंगेर के अंदर में भीम बांध सेंचुरी मुंगेर जिले के अंदर में है आप लोगों का। ओके, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में, ठीक है। काफी सारे बार हम लोग देख चुके हैं, मैं आप लोगों को एक बार सीध से दिखा दूं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये बिहार का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य है, आपका सबसे ओल्डेस्ट। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सबसे पुराना वाला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो भी भीम बांध आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। एक बार लिख दो यहां पर में सभी लोग, सबसे पुराना या सबसे जो है ओल्डेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो भी आप लोगों का जो है फ्रेंड्स यही हो जाएगा, भीम बांध। बहुत खूब, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, और ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो मुझे बहुत मजा आएगी आपको पढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर में मुंगेर जिला है, यहाँ पर में भीम बांध आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलिए, बिहार पर राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? कितनी बार बिहार के ऊपर में लगाया गया है राष्ट्रपति शासन? यस सर, दल बल के साथ आएंगे सर जी। चलिए, पुष्पा रानी बोल रहे हैं कि दल बल के साथ आएंगे, बिल्कुल। और जो लोग लाइव रहेंगे फ्रेंड्स, उन लोगों को टेस्ट भी मिलने वाली है, तो अपना इंटरनेट रिचार्ज कर लो। लंबी क्लास है और बहुत बेहतरीन क्लास है, 50 एमसीक्यूज आपने रिवीजन के भी करने हैं। मतलब उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस में आप लोगों को टॉप के 100 क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके। इन्हीं के एक्सप्लेनेशन पर बेस्ड 50 जो है वो रिवीजन क्वेश्चन फास्ट फॉरवर्ड जो आप लोग मेरे को कमेंट में आंसर करके दोगे, वही लोग आंसर कर पाएंगे जो पूरा लाइव देख पाएगा। और लाइव के बाद में आपकी टेस्ट होंगी ओनली फॉर लाइव स्टूडेंट, जो लाइव आएंगे उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो है बच्चे उस टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर पाए। सभी के सभी जो है बिल्कुल आ जाएंगे यहाँ पर में। तो यहाँ पर में फ्रेंड बिहार के अंदर में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाया अभी? तो टोटल 8 बार लगाया, ये याद रखना है आप लोगों ने, 8 बार, ठीक है। सबसे पहले जो है फ्रेंड्स ये लगा था आप लोगों का 1968 के अंदर में, फिर उसके एक साल बाद फिर से लगा 1969 के अंदर में, 72 में, 77 में, 80 के अंदर में, आपका 95, 99, 2005 में, लास्ट बार 2005 में लगा था, 2005 में लगा था लास्ट टाइम आप लोगों का। अब मैं थोड़ा सा इसके ऊपर में जो है ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात देखो, अगर हम बात निकली है तो दूर तक जाएंगी भाई, जो बात साफ बात, ठीक है। राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन ये राज्य के ऊपर में लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? राज्य पर, ठीक है। राज्य के ऊपर में जो इमरजेंसी होती है वहां लगाया जाता है ये। इसका आर्टिकल आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। कई सारे बच्चे जो बोल रहे थे कि सर आर्टिकल्स भी याद करा दीजिए, अगर आप लोग कहोगे तो एक क्लास ली जा सकती है आर्टिकल्स की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स करेंगे। तो आर्टिकल नंबर है 356, ठीक है। इसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। हमारे बिहार के अंदर में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगा था? अगर ये बोल दिया जाए तो 1968 में लगा था, ठीक है। और कौन था उस समय में बिहार का जो है चीफ मिनिस्टर कौन था? भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। उस समय में चीफ मिनिस्टर थे जिनको हटा दिया गया था, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान, ठीक है, शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री जो है फ्रेंड्स उस समय में जो है चीफ मिनिस्टर थे, उनके समय में लगा था। और लास्ट टाइम लगा था 2005 में, ये भी आप लोग याद रख सकते हो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पर मैं आप लोग देखिए, आपसे बोला गया है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को आप लोग, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, ये आंसर करेगा हर कोई बच्चा। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 26 जनवरी 1950 को, ना जी ना, इस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। 6 अगस्त 1991 को, 6 अगस्त 1992 को, जल्दी से बता देंगे आप सभी लोग। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आप लोगों का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन किया गया था आप लोगों का 6 अगस्त, ठीक है, 1952 को, ठीक है, 1952 को किया गया था। अगर बात की जाए 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था, तो इस दिन योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग, ये भी क्वेश्चन बनता है, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग, जिसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो है फ्रेंड्स, इसके बाद में आया आपका नीति आयोग, नीति आयोग आया आप लोगों का, नीति आयोग जो आया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलो, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, बाद में योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। अब जो क्वेश्चन की बात की गई है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, मैं आपको बताऊं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य क्या है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का उद्देश्य था कि योजना आयोग के अंदर में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं था, जैसे नीति आयोग में क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है, राज्य के मुख्यमंत्री भी उसके मेंबर्स होते हैं, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर को बनाया इसलिए गया था क्योंकि योजना आयोग के अंदर में नहीं थे, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर नहीं थे, उनको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अलग से बनाकर उसका मेंबर बनाया गया था। तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कर लिया है, ओके। तो राष्ट्रीय विकास परिषद इसको कहा जाता है फ्रेंड्स हिंदी में, इसको भी आप लोग याद रखोगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। अच्छा, ये राष्ट्रीय विकास योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक, जल्दी बताइए आप लोग। गैर संवैधानिक, गैर वैधानिक संस्था है ये, संविधान में इनका कहीं उल्लेख नहीं है, ना योजना आयोग का उल्लेख है संविधान में, कोई आर्टिकल है कि योजना आयोग का, अरे हाँ या ना, नहीं है, ठीक है। नीति आयोग का है क्या कोई आर्टिकल, नहीं है। कोई कानून बनाया गया है कि योजना आयोग को बनाने के लिए, नहीं बनाया गया। नीति आयोग के लिए नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए नहीं, फिर इसको बनाया कैसे, मन आया बना लिया यहां पर में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी गैर संवैधानिक या संविधान इतर इसको बोला जाता है, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं इसको। नीति आयोग भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है और मैं आप लोगों को ना इसके जरिए काफी सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, ध्यान से देखिए। व्हेन डिड फ्रेंच फाइनली हैंडेड ओवर देयर इंडियन टेरिटरी टू इंडिया, ठीक है, जल्दी बताइए यहां पर में। बताइए जल्दी जल्दी से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए आप लोगों के जो है फ्रेंड्स आंसर्स यहाँ पर में कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आ गए आप लोगों के, ठीक है। तो फ्रांसीसी ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंप दिया था, तो फ्रांसीसियों ने जो है फ्रेंड्स 1954 के अंदर में अपना जितना भी प्रशासन था भारत के अंदर में वो किसको सौंप दिया था, ठीक है, ब्रिटिश भारतीयों को सौंप दिया था। एक्चुअली फ्रांस आया कब था, फ्रांसीसी भारत में आए कब थे, आए थे फ्रेंड्स ये कब, सबसे लास्ट में आए थे ये, ठीक है, 1668 के अंदर में, 1668 के अंदर में आए, और गए कब गए, ये आपके गए 1954 के अंदर में। एक्चुअली जो फ्रांसीसी थे उनके हाथ में कौन कौन से इलाके थे, ये देखिए, ये यनम दिख रहा है आप लोगों को, यनम,
ठीक है, यहां पर मैं आपको पुद्दुचेरी दिख रहा है, कराईकल दिख रहा है, और यहां पर मैं माहे हैं। इन 4 अलग अलग जगहों को मिलाकर आप पुद्दुचेरी कहते हो। कितने लोगों को यह बात पता थी? जल्दी से हाथ ऊपर करके बता दीजिए, कितने लोग हैं जिन लोगों को यह बात पता थी कि इन 4 जगहों को मिलाकर आप पुद्दुचेरी कहते हो। पुद्दुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर में है पुद्दुचेरी का एक हिस्सा, बड़ा वाला हिस्सा उसका तमिलनाडु के अंदर में है, और एक हिस्सा इसका केरल के अंदर में भी। कितने लोगों को यह बात पता थी? जल्दी से हाथ ऊपर करके बताओ। 2000 से ज्यादा बच्चों ने, 2100 से ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिए फ्रेंड। 3000 का आंकड़ा है हमारा यहाँ पर, में जल्दी करना है आप लोगों ने। तो पुद्दुचेरी जो है वो फ्रांसीसियो का पार्ट था। फ्रांसीसियो ने ये चारों जगह है भारतीयों को सौंप दी 1954 के अंदर में। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली बात बताना वाला हूँ, ठीक है। भारत के अंदर में कौन सबसे पहले आया और भारत में कौन सबसे लास्ट में आया? कोई बता सकता है यहाँ पर में जल्दी से? कौन बता सकता है आप लोगों में से कि भारत में सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन आया? तो भारत के अंदर में जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, ठीक है। भारत में सबसे पहले PDEDF लिखो, पहले लिखो यहाँ पर में PDEDF लिखो। मेरे को अभी के अभी हर कोई बच्चे से लिखकर चाहिए PDEDF, ये लिखो पहले PDEDF। मैं आपको याद कराता हूँ कौन पहले आया कौन लास्ट में आया, ये क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था यहाँ पर में, तो पोर्तुगीज आए थे आप लोगों के, पोर्तुगीज, ठीक है। पोर्तुगीज जो है फ्रेंड सबसे पहले आए थे, सबसे पहले। फिर उसके बाद में ये डी से कौन है? डी से है यहाँ पर में डच लोग। डच कौन है? डच लोग कौन होते हैं? ये होते हैं नेदरलैंड के निवासी, नेदरलैंड्स, ठीक है, जिसको आप लोग हॉलैंड के नाम से भी जानते हो, हॉलैंड, ठीक है। नेदरलैंड्स या हॉलैंड्स दूसरे नंबर पे आए। सभी लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे यहाँ पर में, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर के ऊपर में कौन आए? यहाँ पर में आए थे इंग्लिश, जिसको आप ब्रिटिशर्स भी बोलते हो, ठीक है, ब्रिटिशर्स। भारत में आने का क्रम बता रहा हूं मैं आप लोगों को। ब्रिटिशर्स आए, फिर आए थे डेनिश लोग, ठीक है, डेनमार्क। अब ये मैं नहीं हुआ, ये नहीं तो बोलेंगे सर आप उतने पुराने हो, ठीक है, ठीक है। ये डेनिश है, ये मेरी भी नाम की स्पेलिंग वही है, लेकिन अब वो डेनिश है और मैं दानिश हूं, ठीक है। तो डेनिश लोग या डेनमार्क के जो लोग थे वो आए थे, ये याद रखना आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। अभी आप लोगों को जो है मैं 5 करोड़ रुपए, ठीक है, देने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को। आइए आप लोग आगे में। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स लास्ट में आए थे फ्रेंच लोग, फ्रेंच, ठीक है। ये याद हो गया आप लोगों को? ये पूरा का पूरा सभी लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी से, अगर ये याद हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो फ्रेंड्स PDEDF, ये पूरी की पूरी सभी लोग, एक एक बच्चा जो है जल्दी से क्या करेगा, इसको लिख देगा, ठीक है। सारे के सारे बच्चे जल्दी से इस पूरे के पूरे पॉइंट को लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी जल्दी से। जी, सुशील कुमार बिहार से थे एक, ठीक है, व्यक्ति। आप लोग आए हो, जानते होगे उनको, ठीक है। पहले आप लोग ये लिख दीजिए, ठीक है, उसके बारे में फिर मैं आप लोगों को बता दूं। नाउ फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो डेनमार्क है, ठीक है, इसने, आप लोगों ने, कई सारे लोग होंगे जिन्होंने डेनमार्क के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, डेनमार्क ने अपना सारा का सारा कारोबार जो है, ठीक है, 1868 में, इवन इंक्लूडिंग निकोबार जो आइलैंड था उनका, निकोबार, उसको भी किसको सौंप दिया था? इंग्लिश लोगों को बेच दिया, सेल कर दिया, बेच दिया। मतलब ये आए थे भारत में कई सारे इलाकों पे कब्जा भी किया डेनमार्क के लोगों ने, डेनिश लोगों ने। इन्होंने इंग्लिश को अपना सारा का सारा कारोबार बेच दिया और केवल धर्म कर्म के काम में जुड़ गए। मतलब जो मिशनरीज एक्टिविटी थी, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था, उसमें डूब गए वो लोग। तो डेनिश लोगों ने अपना कारोबार किसको बेच दिया था? जल्दी से आप लोग लिखिए, किसको बेच दिया था उन्होंने? ये क्वेश्चन बन सकता है। डेनमार्क के लोगों ने अपना पूरा का पूरा कारोबार किसको बेच दिया था? आप लोगों को आंसर करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सभी के सभी बच्चे, हर एक बच्चा आंसर करेगा, ठीक है, हर एक बच्चा जल्दी जल्दी से आंसर करेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के यहां पर में आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आप लोगों के लिए, ठीक है, अब आप लोगों के खिदमत में पेश है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर भी हर एक बच्चा करेगा जल्दी जल्दी से, ठीक है। लीजिए, और ये क्वेश्चन पता है कितने करोड़ का था आपका? ठीक है, 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है ये। आंसर कीजिए इसका, 5 करोड़ का क्वेश्चन।
हर एक बच्चा। और जल्दी जल्दी से फ्रेंड 2300 से ज्यादा लाइक्स हो गए हैं यहाँ पर में, 3478 बच्चे देख रहे हैं। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, सुशील कुमार जी, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? हर एक बच्चा आंसर कर देगा जल्दी जल्दी से भाई। देखो तुम लोग भी जा सकते हो यहाँ पर में। विच कॉलोनियल पावर एंडेड इट्स इन्वॉल्वमेंट इन इंडिया? उन्होंने अपनी इंडिया में इन्वॉल्वमेंट को खत्म कर दी बाय सेलिंग, सेल कर दिया अपने राइट्स, निकोबार आइलैंड और बाकी जो भी था पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स को, इंग्लिश लोगों को दे दिया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1868 को। ठीक है, तो ये कौन थे? ये डेनमार्क के थे, डेनमार्क। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और कितने करोड़ का क्वेश्चन था ये आपका? 2 नवंबर 2011 को ये एपिसोड आया था। ठीक है, और यहां पर में उन्होंने फोन अ फ्रेंड यूज किया, डबल डीप इस्तेमाल की बाद में, और लाइफलाइन इस्तेमाल की थी। भाई मेरे बच्चों को फोन कर लेते यार, बट मेरे बच्चे बड़े होने के थे उस समय में। ठीक है, कोई बात नहीं, अब कोई आपको फोन करे फोन अ फ्रेंड करके, ठीक है, तो बता देना उनको, या फिर भगवान करे कि आप ही चले जाओ केबीसी के अंदर में और आप ही जीत जाओ। ठीक है, चलिए, तो डेनमार्क इसका आंसर था फ्रेंड्स। ऐसे आप लोगों को बता दिया मैंने कि केबीसी में 5 करोड़ भी जीत गए आप लोग। आ जाइए अब यहाँ पर मैं अक्टूबर 2023 में जारी किए गए बिहार के जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी कितने प्रतिशत है? कितने लोग चाहते हैं कि बिहार की जातिगत जनगणना पूरी पढ़ा दूं? मैं पूरा का पूरा आपको करा सकता हूं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको आप देखिए एक क्वेश्चन जी, 9 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर है। हर एक बच्चा जैसे ही ये क्लास खत्म होगी पहले जाएगा उस लेक्चर पे, उस सेशन को लाइक करेगा, नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसको दबा देगा। सारे के सारे बच्चे लाइव चाहिए मुझे वहां पर में। आज जल्दी खाना बना देना आप लोग, ठीक है? जल्दी जल्दी बता दीजिए आप सभी लोग। सर ये मेरे पास के इनका भी हुआ है टीआरई के अंदर में। अच्छा, ये टीआरई के अंदर में सिलेक्ट हुए 2 में, क्या बात है। ठीक है, मतलब आप लोग भी जा सकते हो यार। ठीक है, अक्टूबर 2023 में जारी किए गए बिहार जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, इनकी पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझिए आप लोग यहां पर में। ठीक है, बिहार जातिगत जनगणना 2023 कब जारी की गई? तिथि जब कब थी ये भी क्वेश्चन बन सकता है। गांधी जयंती के दिन जारी की गई, 2 अक्टूबर 2023 को। लिखो जल्दी से, 2 अक्टूबर 2023 को जारी की गई। जारीकर्ता कौन थे? नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री। इसके अनुसार देखो 2011 की जनगणना नहीं, जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की 13,07,25,310 जो है जनसंख्या थी। ठीक है, उसके अनुसार लिंग अनुपात कितना है? हर 1000 लड़कों के मुकाबले में कितनी लड़कियां है? 953। ये बात आप लोगों को याद रखनी है फ्रेंड्स, ये जातिगत जनगणना के अनुसार है। सेंसस अलग है आपका 2011 का, ठीक है, ये जातिगत जनगणना है आप लोगों की। जातिगत जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात इंप्रूव हो गया है बिहार का। बिहार में पूरी जातियों की संख्या कितनी निकल कर आई? तो बिहार के अंदर में जातियों की संख्या निकल कर आई है 215। ठीक है, 215 जातियों की संख्या निकल कर आई, ये भी आप लोगों को याद रखना है पूरे के पूरे बिहार के अंदर में। ये भी एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अब आते हैं हम लोग यहां पर में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर में। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, आप लोगों का बैकवर्ड क्लास जो है आपका, उसकी जनसंख्या है 3,54,00,000, ठीक है, 6,936, मतलब की है 27.1286%, 27% के करीब करीब आप लोग याद रख लीजिए इसको। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, ठीक है, ईबीसी जो है आपका वो है 36.0148%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जाति एससी, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति एसटी। यहां पर मैं देखना आप लोगों को, एससी की जो पॉपुलेशन है वो है 19.65% और अनुसूचित जनजाति की 1.68%, ये याद रखना है। और जो लोग जनरल कैटेगरी के अंदर में आते हैं, जनरल, अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, वो है 15.52%। ठीक है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का हो जाता है फ्रेंड्स 100%। अब आपसे क्या पूछा है उसके ऊपर में आते हैं हम लोग यहां पर में। आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, आप लोग एक काम करो, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, आप लोग बताइए अपने अपने हिसाब से बताइए यहां पर में, आप इसमें से किसके अंदर में आते हो, आप इसमें से किस में आते हो। एटलीस्ट आपको अपना वाला तो याद होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएंगे आप लोगों की। हो सकता है आप जो है यहां पर में आप लोग ये हो सकता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि आप लोग जो है 15.52% में आते हो या 1.68% में। आप अपना अपना लिख दो ताकि आपको कम से कम अपना याद हो जाए, ऑप्शन एलिमिनेशन के काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, अपना अपना यहां पर में सभी लोगों ने कर लिया यहां पर में अपना अपना। ठीक है,
चलिए अब यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर अक्टूबर, या फिर मैं आप लोगों को टू बी स्पेसिफिक बताऊं 2 अक्टूबर, ताकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग कर ले। यहां पर मैं 2500 से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 3000 का आंकड़ा है। तो जातिगत जनगणना के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है आप लोगों का, उसकी कितनी है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो 36.1, ठीक है 01%, 36.01% है, ये याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 36.0148% जो है ये है, बट 2 नंबर तक आपको याद रखना है, तो ये 36.01% ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का। 27.12% किसका है, ये पिछड़ा वर्ग का है, बैकवर्ड क्लास का, मेरे साथ साथ में लिखते जाओ, बैकवर्ड क्लास का है ये, ठीक है। 19.65% किसका है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। 19.65% किसका है, ये है आपका शेड्यूल कास्ट का, ठीक है। 40, ठीक है 0.2% किसी का भी नहीं है यहाँ पर में। तो ये 3 एटलीस्ट देखो आप लोगों को याद हो गए, है ना। यहाँ पर में एसटी की बात की जाए तो वह 1.68% हो जाएगा एसटी का, एसटी, ठीक है आपका 1.68%, ये भी आप लोगों को याद हो गया, कितना सिंपल सा था, है ना। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स में याद करवा सकता हूं अगर आप लोग करना चाहो तो, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स, कितने लोग चाहते हैं कि बिहार की जनगणना जो है मैं सारा का सारा करा दूं आपको, तो आप मुझे बता दोगे कमेंट करके। और आज जो है फ्रेंड 9 बजे आप लोगों की क्लास होने वाली है, हर एक बच्चा लिख दीजिए यहां पर में कि सर 9 बजे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सारे दोस्तों को, सभी लोगों को लेकर पहुंच जाएंगे 9 बजे। और आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले, आगे के क्वेश्चन के पहले, आप लोगों की जो रिवीजन बैच है, ठीक है, जो रिवीजन बैच है आप लोगों की फ्रेंड्स, वो कल से स्टार्ट होने वाली है टीचिंग परीक्षा पर। रिवीजन बैच जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और इसकी जो प्राइस है केवल 300 रुपीज है आप लोगों की। और जो बच्चे ऑलरेडी कोर्स में हैं, जो कोर्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए फ्री है, कोर्स वाले बच्चों के लिए फ्री है, तो उनको वापस से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं, कल से बिल्कुल पहले दिन से पढ़ना चाहते हैं थ्रू एमसीक्यूज, पूरा का पूरा सिलेबस, वो लोग फ्रेंड्स जो नीचे में नंबर चल रहा है 761110119697 88844 उस पर कॉल कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप लोग टीचिंग परीक्षा जो है आपका, उसके ऊपर में आप लोग जाकर कर सकते हो। अगर बैच लेना है तो बैच भी कर सकते हैं, अगर कोई चाहता है कि बैच लेकर कर ले, क्योंकि फ्रेंड्स आई थिंक आप लोगों को 500 रुपीज में बैच प्लस रिवीजन बैच दोनों मिल जाएगी, तो वो भी आप लोग फायदा उसका भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, सितंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी लॉन्ड्री शुभारंभ कहाँ किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लॉन्ड्री का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अरे भाई आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक लॉन्ड्री नहीं है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बता दूं मैं कि एक जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर में बड़ा यहां पर में चीज की गई है। जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में। तो यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जो है आपका, यहां पर में सितंबर 2023 के अंदर में, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी लॉन्ड्री, मतलब कि एक दिन में 12 से 14 टन, 12 से 14 जो टन है यहां पर में फ्रेंड्स कपड़ों का जो है यहां पर में क्या किया जा सकता है, प्रोसेसिंग की जा सकती है। अब ये कपड़े कौन से हैं, क्या आपके घर वाले कपड़े नहीं, ये जो है फ्रेंड जो मेडिकल, जो आप लोगों का इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान है, जो उनके जो कपड़े निकलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के जो कपड़े निकलते हैं उनकी सफाई के लिए यहाँ पर में ये किया गया है। हॉस्पिटल से निकलने वाले कपड़ों की, ठीक है, संस्थान के जो दैनिक उपयोग वाले जो कपड़े होते हैं उनकी एक साथ धुलाई के लिए यहाँ पर में ये किया गया है। नालंदा के अंदर में शुभारंभ किया गया है बिहार में, तो बिहार करंट अफेयर भी आप लोगों का ये बन गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी लॉन्ड्री का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नालंदा के अंदर में किया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछेंगे, तो प्लीज आप सभी लोग इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है, सभी के सभी लोग, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊं, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। आज अगर हमारा 5000 का टारगेट कंप्लीट हो जाता है 9 बजे वाली क्लास में, तो हम जो है जरूर फ्रेंड्स इससे जो पूरे के पूरा करंट अफेयर्स उसको भी करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि आज 9 बजे 9 PM पर हर एक बच्चा अपना अलार्म लगा लीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन जो है टॉप 100 क्वेश्चन वो तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, साथ ही साथ 50 रिवीजन क्वेश्चन करेंगे, ताबड़तोड़ रिवीजन लाइव, ठीक है। और फिर लाइव टेस्ट आप लोगों को दी जाएंगी, लाइव टेस्ट जो केवल 1 घंटे के लिए वैलिड रहेंगी, जो बच्चे ने लाइव देखा होगा वो उस टेस्ट को दे पाएगा, तो उसको भी आप लोगों ने कर लेना है अच्छे से। मैं आप लोगों को बता दूं
कि इस सेशन के बाद में आप लोग उस सेशन पे रिडायरेक्ट होंगे या उस सेशन पे जाइए टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे, उस सेशन को लाइक कर दीजिए, नोटिफाई मी का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और ये सेशन कैसा लगा वो भी मुझे बता देना है आप लोगों ने। और आज बड़ा सेशन है, 9 बजे हर एक बच्चा मेरे को चैनल के ऊपर में चाहिए, हर एक बच्चा, ठीक है जी। सपनों वाली क्लास कैसे मिलेंगी, जो कोर्स है उसके अंदर में मिल जाएंगी। तो जो बच्चे कोर्स कर लेंगे उनको ऑटोमेटिकली वो सपनों वाली क्लास उसके अंदर में मिल जाएंगी। ज्योग्राफी का भी करना है, ज्योग्राफी का भी कर लेंगे। आज हम लोग पहले इससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की क्लास होगी आज, जो है आप लोगों की क्लास होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। तो सभी लोग 9 बजे आ जाएंगे, ओके। चलिए, सेशन को लाइक कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों ने, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके होंगे। कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा आप लोगों को। मिलते हैं हम लोग हमारे 9 बजे वाले सेशन में, डॉट 9 बजे कमेंट करके बता देंगे कि जी सर हम लोग आ जाएंगे, ओके। चलो, थैंक यू फ्रेंड्स। और जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि रिवीजन बैच आप लोगों की कल से स्टार्ट होने वाली है, उसमें ज्वाइन सकते हो। जो लोगों ने कोर्स लिया उनके लिए फ्री है। अभी भी जो बच्चा कोर्स ले लेगा, ठीक है, उसके लिए रिवीजन बैच उसमें मिल जाएंगी, और जो बाकी का कॉन्टेंट आपका हुआ है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। वो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपकी इच्छा है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।